हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट एग्ज़ाम ओनली पर। और यहाँ पर आपको पता है हम आपके लिए डीएलएड आपके लिए जो थर्ड सेमेस्टर वाले बच्चे के लिए निपुण बैच आए हुए हैं। और ये निपुण बैच जो है आपको काफ़ी टाइम से स्टार्ट कर दिया गया है। और इसकी क्लासेस जो है फर्स्ट इसमें क्लासेस जो आपकी थी वो 25 जुलाई से शुरू हो गई थी। ठीक है, तो यहाँ पर आप हमारे साथ हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट एग्ज़ाम ओनली पर जुड़ना ना भूलें और लाइक शेयर सब्सक्राइब करने अपने बेल आइकन को अच्छे से प्रेस कर लें। तो जैसे कि आपको पता है मैं आपको वीडियो फर्स्ट पढ़ा रही हूँ और रंजीत सर आपको क्या पढ़ा रहे हैं, मैथ पढ़ा रहे हैं। रंजीत सर आपको मैथ्स पढ़ा रहे हैं, मैं आपको वीडियो फर्स्ट पढ़ा रही हूँ, अंजलि मैम आपको संस्कृत पढ़ानी है। ठीक है, तो सभी टीचर्स आपको कम समय में अच्छे से अच्छा कंटेंट देने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो आपके पेपर में ताकि आप अच्छे से कम समय में खूब अच्छे से तैयारी कर सके। पेपर की डेट अब आने ही वाली है, ज़्यादा समय नहीं बचा है। ठीक है, तो अब आपके लिए बिल्कुल कंटिन्यू क्लासेस डाली जाएंगी, रोज़ रोज़ सारी क्लासेस पढ़ेंगी। सही है, तो यहाँ पर आप जो है बिल्कुल टेंशन छोड़ दीजिए अपने पेपर की। अगर आप हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में हम क्या देखने वाले हैं, और ये क्लास कंप्लीट करने के बाद हम जो है हम अपने सारे प्रीवियस ईयर पेपर्स या सब्जेक्ट यहाँ पर क्या होगा, ये हमारा सब्जेक्ट है, आपको पता ही है, मैं कई बार आपको बता चुकी हूँ, इसलिए मैंने यहाँ पर जो है लिखा नहीं है। तो ईडियो 5 यहाँ पर हम कर रहे हैं। ठीक है, तो वीडियो 5 आपको पता ही है, हम यहाँ पर अपना फर्स्ट पेपर कंप्लीट कर रहे हैं। तो आज मैं क्या आपको कराने वाली हूँ, आज मैं आपको क्या कराने वाली हूँ, आज मैं आपके लिए एक नया टॉपिक लेके आई हूँ। अब जो है आपके सिलेबस ख़त्म ही होने वाला है, ऑलमोस्ट एक आध जो है चैप्टर बचा होगा। तो देखेंगे आज हम क्या करने वाले हैं। आज हम करने वाले हैं क्रियात्मक शोध। शोध के अर्थ जानेंगे, इसका प्रकार जानेंगे, उद्देश्य जानेंगे, आवश्यकता मैथ जानेंगे और इसके उपकरण भी जानेंगे। ठीक है, उपकरण जानेंगे और भी चीज़ें हैं वो जानेंगे, इसके सोप जानेंगे और इसकी प्रक्रिया भी जानेंगे कि इसकी प्रक्रिया क्या होती है। ठीक है, क्रियात्मक की, और इसके प्रकार जानेंगे। क्या जानेंगे, प्रकार जानेंगे। ठीक है, प्रकार भी जानेंगे यहाँ पर हम, और प्रकार के जो जो भी प्रकार होते हैं उसके अंतर भी जानेंगे। क्या जानेंगे, अंतर भी जानेंगे। तो यहाँ पर आपको जो चीज़ें इंपॉर्टेंट आपसे आई हुई हैं प्रीवियस ईयर में, मैंने देख कर ही आपको क्लास तैयार की है, तो वही चीज़ें वही क्वेश्चंस उसी से रिलेटेड मैं आपको कराऊंगी, ताकि अगर वो आता है उससे आपको तो आप कर सकें अच्छे से। ठीक है, और भी बहुत सारी चीज़ें इसमें जानेंगे हम। तो यहाँ पर इसको मैं रफ कर देती हूँ, तो आप समझ गए होंगे कि आज हम क्रियात्मक शोध करने वाले हैं। ठीक है, क्या करने वाले हैं, क्रियात्मक शोध करेंगे। ठीक है, तो जल्द से जल्द मेरे साथ मेरी क्लास में जुड़ जाइए टारगेट एग्जाम ओनली पर, और लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने बेल आइकन को अच्छे से प्रेस करिए ताकि आपको हमारी क्लासेस का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिल जाए और आप हमारी क्लास में समय से आ सकें। तो देखेंगे क्या होता है क्रियात्मक शोध। तो क्रियात्मक शोध विद्यालय प्रबंधन तथा सिखाने की प्रक्रिया को लेकर अध्यापकों एवं शिक्षक क्षेत्र से जुड़े अभिकर्मियों के समक्ष अनेक समस्याएं आती रहती हैं। जैसे कि मान लीजिए विद्यालय में नामांकन की समस्या आ गई, उपस्थिति की समस्या आ गई, बर्तनी शुद्ध की समस्या आ गई। ठीक है, गणित की अवधारणा को समझने और उसको समझाने की समस्या आ गई, शुद्ध उच्चारण की समस्या हो गई, विद्यालय में अध्यापकों की कमी आदि की समस्या हो सकती है। इन समस्याओं के समाधान हेतु हमें निरंतर प्रयासरत रहना है। इन प्रयासों से क्रियात्मक शोध सबसे महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो क्रियात्मक शोध क्या है, विद्यालय जो प्रबंधन है उसमें जो समस्याएं आ रही हैं उनसे निकलने के लिए जो है क्रियात्मक शोध होता है। ठीक है, आप समझ गए होंगे अच्छे से। तो आगे हम चलेंगे, अब हम जानेंगे कि मेन मोटिव शोध क्या होता है। ठीक है, कि शोध है क्या आखिरकार। अगर हम इसको पढ़ रहे हैं तो हमें इसके बारे में पता भी होना चाहिए। तो जानेंगे शोध क्या है शोध। तो मानव सभ्यता के विकास में शोध का महत्वपूर्ण योगदान है। ठीक है, विकास के प्रत्येक चरण का आधार शोध है। क्या है, शोध है, हमारे विकास है उसका आधार क्या है, शोध होता है। तो शोध एक प्रक्रिया है जिसका उद्देश्य क्या है, मौलिक समस्याओं का अध्ययन करके नवीन तथ्यों की खोज करना और नवीन सत्य की स्थापना तथा नवीन सिद्धांतों का प्रतिपादन करना। शोध एक उद्देश्यपूर्ण अर्थात नवीन ज्ञान की प्राप्ति के लिए व्यवस्थित प्रयास करने की क्या है, एक प्रक्रिया है। ठीक है, आप समझ लीजिए शोध क्या है,
जो नवीन ज्ञान है उसको प्राप्त करने के लिए जो व्यवस्था बनाई जाती है वो शोध है। इससे ज्ञान में क्या होता है, वृद्धि होती है। जब जाहिर सी बात हम शोध करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा नए नए शोध करेंगे तो क्या होगी, हमारे ज्ञान भंडार में क्या होगी, वृद्धि होगी। ठीक है, तो समझ गए होंगे शोध क्या है। अगर आपको क्वेश्चन 1 नंबर में आ जाता है शोध बताइए क्या है, तो आप इस तरीके से लिख सकते हैं। अब हम आगे चलेंगे, शोध के प्रकार जानेंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हम प्रकार, उद्देश्य, महत्व सब कुछ जानेंगे इस क्लास में। तो शोध के प्रकार कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के। कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, और कौन कौन से हैं, पहला है मूल या मौलिक मौलिक शोध। क्या है, मूल या मौलिक शोध। ठीक है, ये हमारा पहला है। दूसरा क्या है, व्यवहारिक शोध। क्या है, व्यवहारिक शोध, ये हमारा सेकंड है। ठीक है, और थर्ड क्रिया है क्रियात्मक शोध। क्या है, क्रियात्मक शोध, ये हमारा थर्ड है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे कितने शोध के प्रकार कितने हो गए, 3 हो गए। ठीक है, तो अब हम इनके बारे में थोड़ा डिटेल में जानेंगे कि कभी कभी आपको क्वेश्चन में पूछ जाता है शोध के प्रकार बताइए, या मान लीजिए ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि क्रियात्मक शोध क्या है। ठीक है, या व्यवहारिक शोध क्या है, या आपसे पूछ लेगा कि मौलिक शोध के बारे में आप क्या जानते हैं, या इसका तात्पर्य क्या है। ठीक है, तो इसको हम बहुत ही कम शब्दों में पढ़ेंगे अच्छे से। तो पहला जानेंगे इसमें क्रिया की मूलभूत या मौलिक शोध। मूलभूत शोध को ही हम मौलिक शोध भी कहते हैं। ठीक है, इसमें सिद्धांत खोजे जाते हैं। क्या कहलाता है, इसमें सिद्धांत खोजे जाते हैं या सिद्धांतों का विकास किया जाता है। ठीक है, जैसे अधिगम का सिद्धांत हो गया और न्यूटन का सिद्धांत हो गया, ये सारे सिद्धांत हमारे किसके तहत आएंगे, ये हमारे आएंगे मूलभूत या मौलिक शोध के अंतर्गत। अब सेकंड देखेंगे, इसके बाद अगला शोध हमारा क्या दिया है टाइप्स का। तो अगला शोध जो है वो टाइप हमारा क्या दिया है, वो दिया है व्यवहारिक शोध। क्या है, व्यवहारिक शोध। तो मूलभूत शोध का अनुप्रयोग जब व्यवहारिक रूप से किया जाता है, जब मूलभूत शोध का अनुप्रयोग क्या है, व्यवहारिक रूप से करते हैं हम, तो वह व्यवहारिक शोध कहलाता है। जैसे मान लीजिए अधिगम के सिद्धांत का अनुप्रयोग बच्चों की शिक्षा के क्षेत्र में करना। ठीक है, तो जो अधिगम के सिद्धांत है उसका हम प्रयोग क्या करेंगे, बच्चों की शिक्षा में करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, व्यवहारिक शोध हो जाएगा। ठीक है, कि हमने वहाँ पर जो है अपने व्यवहारिक ज्ञान को बढ़ाने के लिए वहाँ पर हमने इसका यूज कर लिया। ठीक है, तो आगे चलते हैं, थर्ड शोध देखेंगे क्या है। थर्ड वाला बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट शोध है। ये शोध क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट टिक कीजिए, क्योंकि इससे आपको क्वेश्चन बहुत सारे बनते हैं। जो क्रियात्मक शोध है यही हमारे क्या है, यही हमारा जो ये सब्जेक्ट है, इसका नाम भी कहीं ना आप देखेंगे कि उसमें क्रियात्मक शोध ही लिखा हुआ है। ठीक है, तो जानेंगे क्या है क्रियात्मक शोध। इसका अर्थ आता है, इसका महत्व, इसका उद्देश्य, आवश्यकता पूछ लिया जाता है, इसके उपकरण हैं, और इसके बारे में हम सारी चीज़ें जो पूछी गई हैं आपके पेपर में वो जानेंगे। तो क्लास अच्छी लग रही है, केवल देखते ना जाएं, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भी करते रहिए, और अपने बेल आइकन को अच्छे से प्रेस करिए ताकि आपको हमारी क्लासेस का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिल जाए और आप हमारी क्लास में टाइम से आ सकें। ठीक है, तो ज़्यादा समय नहीं बचा है, अब आप जो है पढ़ाई में अच्छे से लगे रहिए। तो चलिए देखते हैं क्रियात्मक शोध क्या है। इससे प्रीवियस ईयर आप उठा के देखना, क्वेश्चन काफ़ी आए हुए हैं। तो शिक्षा के क्षेत्र में क्रियात्मक शोध का लक्ष्य शैक्षिक समस्याओं का वैज्ञानिक ढंग से अध्ययन करना है। ठीक है, तो आगे चलेंगे, आगे और देखेंगे। इसके बाद हम आगे दिया है, तथा प्राप्त निष्कर्ष के आधार पर अपनी कार्य पद्धति में अपेक्षित सुधार करना है। समस्या हमारी और हल भी हमारा। ठीक है, तो ये इसका क्या है, इसकी टैगलाइन होती है। इसकी क्रियात्मक शोध की आपसे पूछी जाए टैगलाइन क्या है, तो समस्या हमारी और हल भी हमारा। यही क्रियात्मक शोध का मूल आधार है। क्या है, मूल आधार है क्रियात्मक शोध का। क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, बहुविकल्पीय में भी पूछा जा सकता है कि क्रियात्मक शोध का मूल आधार क्या है, तो क्या है, समस्या हमारी और हल भी हमारा। तो मूलभूत समस्याओं का वैज्ञानिक पद्धति से प्राप्त समाधान ही क्रियात्मक शोध है। ठीक है, एक बार फिर से देखिए, अनुभूत समस्याओं का वैज्ञानिक पद्धति से प्राप्त समाधान, मतलब जो हमने समस्याओं का अनुभूति की है और उसको हम वैज्ञानिक पद्धति द्वारा उसका समाधान कर रहे हैं, यही क्या होगा, क्रियात्मक शोध होगा। क्या होगा, क्रियात्मक शोध होगा। तो विद्यालय की कार्य प्रणाली में सुधार एवं परिवर्तन लाने के लिए यह एक महत्वपूर्ण क्या है, विधि है। क्रियात्मक शोध क्या है, जो हमारा विद्यालय है उसकी कार्य प्रणाली में सुधार लाने और परिवर्तन लाने के लिए एक महत्वपूर्ण विधि है। ठीक है,
और इसमें क्या होता है, शिक्षक अपने शिक्षण की समस्याओं, बच्चों से सीखने की समस्याओं और विद्यालय की समस्याओं के वैज्ञानिक अध्ययन से क्या करते हैं, उनमें सुधार एवं परिवर्तन लाते हैं। ठीक है। क्रियात्मक शोध की प्रक्रिया समस्या पर आधारित होती है। किस पर आधारित होती है? समस्या पर आधारित होती है। क्वेश्चन पूछा जाए कि क्रियात्मक शोध की प्रक्रिया जो होती है वो किस पे आधारित होती है, तो समस्या पर आधारित होती है। इसके द्वारा समस्या का त्वरित समाधान प्राप्त करने में सहायता मिलती है। यह अल्प अवधि की प्रक्रिया है। कैसी है? ये क्या है, हमें लंबी प्रक्रिया से नहीं गुजरना पड़ता। ये कैसी होती है? अल्प प्रक्रिया होती है। ठीक है। इसको अब हम थोड़ा रफ कर देते हैं। जो इम्पोर्टेंट था मैंने उस पर अंडरलाइन किया था आपके लिए। ठीक है। तो आगे हम चलते हैं। तो क्रियात्मक शोध इम्पोर्टेंट है। ठीक है। इसकी डेफिनेशन जानेंगे। तो स्टीफन एम कोरी के अनुसार क्रियात्मक अनुसंधान एक ऐसा अनुसंधान है जिसके द्वारा व्यावहारिक कार्यकर्ता वैज्ञानिक ढंग से क्या है, व्यावहारिक कार्यकर्ता वैज्ञानिक ढंग से अपनी समस्याओं का अध्ययन, अपने निर्णय व क्रियाओं में निर्देशन, सुधार और मूल्यांकन करते हैं। ठीक है। क्या है ये? इसकी डेफिनेशन है। ठीक है। तो हम आगे चलते हैं। क्लास अच्छी लग रही है तो लाइक भी करते रहिए। क्या है? लाइक करते रहिए आप मुझे। आप लाइक नहीं करते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट भी नहीं करते हैं। ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, आगे चलते हैं। आगे हम देखेंगे इसमें अंतर। ठीक है। क्या जानेंगे? मूलभूत शोध और क्रियात्मक शोध में अंतर। क्या है? मूलभूत शोध और क्रियात्मक शोध में क्या जानेंगे हम, यहाँ पर अंतर देखेंगे कि क्या अंतर है दोनों में। पहला इसमें दिया है मूलभूत शोध और यहाँ पर दिया है आपका क्रियात्मक शोध। ठीक है। तो पहला अंतर दिया है, मूलभूत शोध में नवीन तथ्यों एवं सत्य की खोज तथा नए सिद्धांत का क्या किया जाता है, प्रतिपादन किया जाता है, जिसमें मूलभूत शोध में। और क्रियात्मक शोध का उद्देश्य विद्यालय एवं कक्षा के कार्य प्रणाली में सुधार लाना है। किसमें लाना है? कार्य प्रणाली में सुधार लाना है। ठीक है। तो ये आपको क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए मैं इसको लेके आई हूँ। सेकंड इसमें उसका अंतर होगा, इसमें शोधकर्ता की समस्या से प्रत्यक्ष संबंध आवश्यक नहीं होता है। इसमें क्या होता है, जो आपकी समस्या है उसका प्रत्यक्ष संबंध नहीं होता है मूलभूत शोध में, लेकिन जो क्रियात्मक शोध होता है उसमें प्रत्यक्ष संबंध होता है। थर्ड इसमें दिया है, मूलभूत शोध का क्षेत्र व्यापक और विस्तृत है। कैसा है? व्यापक और विस्तृत है। लेकिन अभी मैंने आपको बताया था क्रियात्मक शोध का क्षेत्र क्या होता है, सीमित होता है और स्थानीय होता है। ठीक है। यहाँ पर जो है हम जानेंगे कि फोर्थ इसका अंतर क्या होता है। फोर्थ नंबर अंतर दिया है कि मूलभूत शोध की रूपरेखा कैसी होती है, लचीली नहीं होती है। कैसी नहीं होती है? लचीली नहीं होती है। ध्यान से पढ़िए आप। ठीक है। ऐसी मिस्टेक्स जो है आप वहाँ पर क्वेश्चन पढ़ने में होता कुछ उसका है, कर कुछ और जाते हैं। ठीक है। तो क्रियात्मक शोध देखते हैं। क्रियात्मक शोध की रूपरेखा कैसी होती है? लचीली होती है। इसमें लचीली नहीं होती है, इसमें लचीली होती है। ठीक है। तो इस तरीके से हम यहाँ पर इसका अंतर कर सकते थे। अगर आपको क्वेश्चन में आता है तो बताइए आप कमेंट बॉक्स में मुझे, कि आप वहाँ पर करके आ जाएंगे कि इसका अंतर क्या है, आप वहाँ पर अच्छे से कराएंगे। और भी जैसे हो सकते हैं इसमें कि जो क्रियात्मक शोध जो होता है वो कैसा होता है, वो होता है, यहाँ पर डाल लें क्रियात्मक। ठीक है। तो आप और भी कुछ पॉइंट लिख सकते हैं इसके। जो मूलभूत होता है उसमें क्या होता है, अधिक समय लगता है। क्या लगता है? जो मूलभूत शोध होता है या मौलिक शोध होता है इसमें अधिक समय लगता है। क्या लगता है? इसका कलर चेंज करते हैं वरना मिक्सअप हो जाएगा सब। इसमें आपका लगता है अधिक समय। तो यहाँ पर हमने कितने पॉइंट कर लिए थे? हमने 4 पॉइंट कर लिए थे। अब 5वां पॉइंट हम जो है इधर देख लेते हैं। इसमें अधिक समय लगता है, लेकिन जो क्रियात्मक शोध होता है इसमें कम समय लगता है।
कम समय। क्या लगता है? कम समय लगता है। ठीक है। और ऐसे हम देख सकते हैं इसमें जो होता है, एक दो पॉइंट इसमें मैं आपको और एड ऑन करा सकती हूँ। ये जो होता है, ये समस्याएं मूलभूत में क्या होती हैं? मूलभूत में जो होती हैं वो होती हैं वैज्ञानिक पद्धति पे। कैसे होती हैं? वैज्ञानिक पद्धति पे होती हैं। पद्धति पे होती हैं। ठीक है। जबकि इसमें जो होती हैं क्रियात्मक शोध में कैसी होती हैं? क्रियात्मक शोध में होती हैं अभी इसमें होती हैं अनुभवजन्य। ठीक है, मतलब अनुभव पे आधारित होती हैं। ठीक है। तो इस तरीके से हम यहाँ पर इसका डिफरेंस कर सकते थे। ठीक है। और एक दो आप और लिख सकते हैं कि जो मूलभूत होती हैं, मूलभूत शोध जो होते हैं हमारे, क्या, जो मूलभूत शोध जो होते हैं वो होते हैं व्यापक और दूरगामी होते हैं। ठीक है, ये व्यापक और दूरगामी होते हैं। लेकिन जो क्रियात्मक शोध जो होते हैं वो हमारे कैसे होते हैं? स्थानीय परिवेश में उपयोगी होते हैं। कैसे होते हैं? अनुसंधान निष्कर्ष, इसमें क्या होता है? स्थानीय परिवेश में उपयोगी होते हैं। निष्कर्ष में आप डाल सकते हैं। ठीक है, इसमें निष्कर्ष में क्या होता है? व्यापक व दूरगामी होते हैं। सही है। और भी आप काफ़ी चीज़ें, एक दो चीज़ें अपने ऐड कर सकते थे इसमें। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर हमने इसका अंतर देख लिया। तो आई होप आप अच्छे से इसको समझ गए होंगे। अब हम आगे चलते हैं, आगे देखेंगे। इसके बाद अब हम जानेंगे क्रियात्मक शोध का उद्देश्य। क्या जानेंगे? क्रियात्मक शोध का उद्देश्य क्या है। पहला पॉइंट इसमें क्या दिया है कि क्रियात्मक शोध में निम्नलिखित उद्देश्य हैं। तो कौन कौन से हैं? पहला इसमें दिया हुआ है कि किसी विशिष्ट संदर्भ में समस्या का निदान व समाधान प्राप्त करना, इसका उद्देश्य है। ठीक है। सेकंड इसमें दिया है, यह कार्य विश्लेषण पर बल देता है। किस पर बल देता है? कार्य विश्लेषण पर बल देता है। ठीक है। तथा इसका उद्देश्य व्यवसायिक प्रकार्यता, क्या है? व्यवसायिक प्रकार्यता एवं कार्य कुशलता में सुधार लाना होता है। थर्ड पॉइंट इसमें दिया हुआ है कि किसी दी हुई परिस्थिति में कार्य एवं निर्णय की गुणवत्ता को सुधारना ही क्रियात्मक अनुसंधान का लक्ष्य है। ठीक है, इससे वह परिस्थिति बेहतर एवं उपयोगी सिद्ध हो सके। इससे क्या होता है? जो स्थिति है वो अच्छी हो सके। सही है। आगे चलते हैं और भी इसके उद्देश्य देखेंगे। और पॉइंट दिया है, 4 नंबर दिया है कि विद्यालय में दैनिक समस्याओं का विधिवत वैज्ञानिक ढंग से अध्ययन करना। इससे क्या हुआ? विद्यालय की कार्य प्रणाली में अपेक्षित सुधार एवं प्रगति लाई जाएगी। ठीक है। 5th पॉइंट दिया है, विद्यालय में कार्य पद्धति में प्रजातंत्रात्मक मूल्यों के विकास एवं अनुरक्षण को स्थान देना। ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर हमने क्या जान लिया? यहाँ पर हमने इसका उद्देश्य जान लिया कि इसका क्रियात्मक शोध का उद्देश्य जाना हमने। ठीक है। तो आगे चलेंगे, आगे और देखेंगे। यहाँ पर हम जानेंगे कि शिक्षा के क्षेत्र में क्रियात्मक शोध की आवश्यकता और महत्व क्या है। कभी कभी क्वेश्चन में पूछा जा सकता है आपसे कि शिक्षा के क्षेत्र में इसकी क्या आवश्यकता और इसका महत्व है। ठीक है। तो यहाँ पर दिया है, हम देखेंगे आगे कि आधुनिक वैज्ञानिक युग में शिक्षा के क्षेत्र में नित्य नवीन एवं आवश्यकता अनुसार संशोधन तथा परिवर्तन होते रहते हैं। अतः शिक्षा सीखने सिखाने की प्रक्रिया है। कैसी प्रक्रिया? सीखने और सिखाने की प्रक्रिया है। विद्यालय प्रशासन के दृष्टिकोण व्यवहार को प्रगतिशील बनाए रखने के लिए क्रियात्मक शोध को प्रयोग में लाना निम्नलिखित दृष्टि से आवश्यक और महत्वपूर्ण है। तो कौन कौन सी दृष्टि से? आगे देखेंगे पॉइंट्स के द्वारा इसको। पहला इसमें दिया हुआ है कि विद्यालय की परंपरागत कार्यशैली में परिवर्तन एवं सुधार लाना। किसमें? कार्यशैली में क्या लाना? परिवर्तन और सुधार लाना। सेकंड इसमें दिया हुआ है कि प्रधानाचार्य शिक्षकों, निरीक्षकों एवं प्रशासकों में वैज्ञानिक दृष्टि जो है विकसित कर उन्हें स्वयं समस्याओं में समाधान में रुचि के लिए उन्हें प्रेरित करना, मान लीजिए। ठीक है। आगे चलते हैं, आगे देखेंगे और पॉइंट्स। समस्याओं का विश्लेषण करके उनका समाधान
खोजने के लिए, ठीक है। और फोर्थ इसमें दिया है बच्चों के नवीन परिस्थितियों में समायोजन की समस्याओं का अध्ययन एवं समाधान करने के लिए इसका आवश्यकता और इसका महत्व होता है। और फिफ्थ दिया है विद्यालय वातावरण में सुधार हेतु एवं छात्रों में बहुमुखी प्रतिभा विकसित करने के लिए इसका उद्देश्य है। सिक्स दिया है कि छात्रों में ज्ञान वृद्धि, उनकी शैक्षिक उपलब्धि में वृद्धि और कक्षा में उपस्थित रहने की आदत विकसित करने के लिए इसका क्या होता है, क्रियात्मक शोध का महत्व होता है, ठीक है। और सेवेंथ इसमें दिया है पाठ्य सहभागी क्रियाकलाप के प्रति अध्यापकों और छात्रों में रुचि उत्पन्न करने के लिए इसका महत्व है। तो आप इसका महत्व अच्छे से समझ गए होंगे, उम्मीद है मुझको। तो अब हम आगे चलते हैं। आगे हम यहाँ पर देखेंगे अब जो इसके क्षेत्र जानेंगे। तो कभी कभी आपसे पूछ लिया जाता है कि इसके क्रियात्मक शोध के कौन कौन से क्षेत्र हैं, ठीक है। तो जो मैंने जो अंडरलाइन किया हुआ है और जो हाईलाइट किया हुआ है उसको आप ध्यान में रखें। तो क्रियात्मक शोध के क्षेत्र मुख्यतः निम्नलिखित शैक्षिक समस्याएं आती हैं। तो पहली इसमें आती है शिक्षण अधिगम संबंधी समस्याएं, ठीक है। तो शिक्षा से रिलेटिव हमारी कौन कौन सी समस्याएं आएंगी उसमें दिए हैं हमारी शिक्षण में नवीन विधियां न अपनाने से संबंधित समस्या। और सेकंड इसमें दिया है कि शुद्ध उच्चारण से संबंधित समस्या और गृह कार्य से संबंधित समस्याएं। फिर अगला दिया है कि कक्षा कार्य संशोधन। फिर दिया है दक्षता आधारित शिक्षण अधिगम। फिर अगली समस्या क्या होगी, नई शिक्षण की समस्या, ठीक है। तो ये हमारी किसमें आएगी, शिक्षण अधिगम संबंधी समस्या होगी। आगे चलते हैं, आगे देखेंगे। इसके बाद दिया हुआ है इसमें सेकंड क्षेत्र इसका है मूल्यांकन तथा परीक्षा संबंधी समस्या। मूल्यांकन तथा परीक्षा संबंधी समस्या, तो इसमें होगा सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। और क्रिया अगला दिया है कि इकाई मूल्यांकन तथा मासिक परीक्षा की व्यवस्था की समस्या। फिर अगला दिया है कि परीक्षा में विश्वसनीयता एवं वस्तुनिष्ठता, ठीक है। तो सतत और व्यापक मूल्यांकन आपको पता ही होगा, मैं आपको करा ही चुकी हूँ। नहीं देखी आपने क्लास मेरी तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। आगे हम चलते हैं। थर्ड इसमें दिया है कि पाठ सहभागी गतिविधि संबंधित समस्या, ठीक है। सबसे ज़्यादा आपको इसी में दिखाई दे रही है। पहले इसमें दिया है गतिविधि के प्रति विद्यार्थी तथा अध्यापकों द्वारा रुचि न लेना, ठीक है। अगला दिया है सांस्कृतिक गतिविधियों का समायोजन, ठीक है, सांस्कृतिक गतिविधियों का आयोजन। फिर दिया है समाज उपयोगी उत्पादक कार्य की व्यवस्था संबंधी समस्या, ठीक है। ये भी क्या होगी ये इसका क्षेत्र होगा, ठीक है। आगे चलते हैं। खेल के मैदान तथा उपकरण की समस्या, विद्यालय अनुबंधन एवं प्रशासन संबंधी समस्या, ठीक है। अगला दिया है कि विद्यालय में शिक्षकों का कम होना, ठीक है, ये भी एक क्या होती समस्या होगी। और बहु कक्षा शिक्षण की कठिनाइयाँ हो जाएंगी, सार्वभौमिक नामांकन ठहराव तथा उपलब्धि, ठीक है। अगला इसमें दिया है विद्यालय का सुंदरीकरण का मतलब कोई उसको सजाना, उस पर पेंटिंग वगैरह बच्चे के लिए जो ABCD लिखवाना और बहुत सारे कार्टून्स वगैरह जो भी बनवाना पढ़ाई से रिलेटेड। और शिक्षा अभिभावक सहयोग की समस्या, ठीक है। तो ये सारी हमारी जो समस्याएं हैं यही हमारे क्या होते हैं, क्रियात्मक शोध के क्षेत्र कहे जाते हैं। क्या कहे जाते हैं, क्रियात्मक शोध के क्षेत्र कहे जाते हैं। तो तीनों क्षेत्र समझ गए होंगे आप अच्छे से। आगे चलते हैं, कुछ और भी पॉइंट इसके देखते हैं। अगला इसमें दिया है विद्यालय में अध्यापक का विलंब से आने की समस्या। अगर जो है टीचर देर से जाएंगी कक्षा में तो ये भी क्या हो जाएगी, एक समस्या बन जाएगी। तो विद्यालय के सामुदायिक सहयोग प्राप्त ना होना, ठीक है। समुदाय अगर साथ नहीं देगा विद्यालय का तो अब विद्यालय में जो है समस्याएं होंगी। अगर दिया है शिक्षक संदर्शिकाओं का प्रयोग ना करने की समस्या, ठीक है। अगला दिया है विषय विशेष में लिए गए प्रशिक्षण की तकनीकियों के अनुसार कक्षा शिक्षण ना करने की समस्या। अगला दिया है पठन क्षमता मॉडल के अनुसार कक्षा शिक्षण ना करने की समस्या, ठीक है। तो ये सारे हमारी जो समस्याएं हैं, आप ये सब मत समझिए कि ये मैंने समस्या करा दी है। सब ये समस्याएं ही क्या हैं, क्षेत्र हैं, क्रियात्मक शोध का क्षेत्र मानी जाती है, ठीक है। तो आगे चलते हैं, आप समझ रहे होंगे अच्छे से। अब हम यहाँ पर देखेंगे क्रियात्मक शोध के चरण या प्रारूप प्रक्रिया, ठीक है। तो ये भी इम्पोर्टेंट है, क्या है, इम्पोर्टेंट है।
क्योंकि इसमें आपसे जो है कभी आपसे प्रथम चरण पूछ लिया जाएगा या आपसे सेकंड चरण के बारे में पूछ लिया जाएगा। तो इस तरीके से आपको सारे चरण एक बार में नहीं पूछेगा, ठीक है। तो सारे चरण एक बार में ना पूछ के केवल एक चरण के बारे में पूछा जा सकता है आपसे। तो सारे चरण पढ़ना तो हमें है, जब हम पढ़ेंगे तभी हम इनके बारे में जानेंगे। तो पहला चरण, प्रथम चरण में क्या दिया हुआ है, समस्या की पहचान। पहले हम क्या करेंगे, समस्या की पहचान करेंगे। तो सर्वप्रथम समस्या की पहचान करनी चाहिए। समस्या की पहचान करते समय निम्नलिखित तथ्यों की जानकारी होनी आवश्यक है, ठीक है। तो कौन कौन सी तथ्य होना चाहिए, कार्यक्षेत्र के समस्या का शोधकर्ता के कार्य से सीधा संबंध हो, ठीक है। अगला है स्वयं, तो समस्या का समाधान स्वयं किया जा सके। कैसे किया जा सके, स्वयं किया जा सके। फिर है गुणवत्ता। गुणवत्ता क्या है, समस्या के समाधान से कार्य सरल व गुणवत्तापूर्ण होगा, ठीक है। कैसा होगा, गुणवत्तापूर्ण होगा। ये हमारा किस में आता है, प्रथम चरण में आता है। अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा जाए क्रियात्मक शोध के प्रथम चरण का वर्णन कीजिए, ये क्या है बताइए, तो यहाँ पर आपको ये सब चीज़ें लिखनी पड़ेंगी, ठीक है। आगे हम चलते हैं और जानेंगे इसके बारे में। फोर्थ इसमें दिया है समय। क्या दिया है, समय। तो समस्या का समाधान कम अवधि में प्रयुक्त किया जा सके। कैसे, कम अवधि में प्रयुक्त किया जा सके। फिफ्थ इसमें है मूल्यांकन। तो समस्या के समाधान के पश्चात कार्य प्रगति का मूल्यांकन किया जा सके, ठीक है। देखेंगे उपर्युक्त बताई गई विशेषताओं में से यदि कोई एक की भी पहचानी गई समस्या में नहीं पाई जाती है तो वहाँ पर क्रियात्मक समस्या नहीं कही जा सकती है, ठीक है। तो यहाँ पर इसके लिए जो है जो सारी समस्याएं हैं वो होना जरूरी हैं। तो पांचों समस्या होंगे तभी हम कह सकते हैं कि क्रियात्मक समस्या है, ठीक है, वरना हम नहीं कहेंगे। तो आगे हम चलते हैं, आगे देखते हैं अगले चरण की तरफ। सेकंड चरण क्या दिया हुआ है कि समस्या चुनने के कारण, ठीक है। तो समस्या का स्वरूप निश्चित होने के बाद शोधकर्ता उनके कारणों का विश्लेषण करता है और कारणों के लिए साक्ष्य भी एकत्रित करता है। ये हमारा द्वितीय चरण होगा। तृतीय चरण देखते हैं। तृतीय चरण में दिया है क्रियात्मक परिकल्पना। क्या है, क्रियात्मक परिकल्पना। तो जब समस्या में संभावित समाधान दिए जाते हैं उन्हें परिकल्पना कहते हैं, ठीक है। इस चरण में समस्या का विश्लेषण किया जाता है और विभिन्न सुझावों पर ध्यान दिया जाता है। सबसे उपयुक्त सुझाव ही क्रियात्मक परिकल्पना कहलाता है। क्या कहलाता है, क्रियात्मक परिकल्पना कहलाता है। तो क्रियात्मक परिकल्पना से यह संकेत मिलता है कि अमुक कार्य द्वारा समस्या का समाधान मिल सकता है, ठीक है। कैसे, अमुक कार्य द्वारा समस्या का समाधान मिल सकता है। तो आप यहाँ पर पहला, दूसरा, तीसरा अच्छे से चरण समझ गए होंगे। आगे चलते हैं, अगले चरण की तरफ चलते हैं। अब हमारा है चतुर्थ चरण। कौन सा है, चतुर्थ चरण या चौथा चरण आप इसे कह सकते हैं। तो कार्यविधि, इसमें क्या होगा, कार्यविधि। इस चरण में यह उल्लेख किया जाता है कि न्याय दर्शन कितना बड़ा है और किस स्तर से लिया जाए निश्चित किया जाता है, ठीक है। इसमें समय सीमा का निर्धारण भी किया जाता है। प्रदत्त संग्रह किस प्रकार किया जाना है उनकी रूपरेखा निश्चित की जाती है। क्या प्रदत्त संग्रह में अवलोकन, साक्षात्कार, प्रश्नावली, अभिलेखी आदि की सहायता ली जाती है। ये हमारे क्या होते हैं, ये उपकरण होते हैं। अगर क्रियात्मक शोध के उपकरण पूछे जाएंगे तो यहाँ पर ये उपकरण में आएंगे अवलोकन, साक्षात्कार, प्रश्नावली, अभिलेख, ठीक है। तो आगे देखेंगे इन सभी बिंदुओं का निर्धारण कार्यविधि के अंतर्गत किया जाता है। क्या किया जाता है, इनके कार्यविधि के अंतर्गत किया जाता है। और कार्यविधि किस चरण में आती है, चौथे चरण में आती है। आगे चलेंगे, अगला चरण देखेंगे। अगला चरण दिया है पंचम चरण। कौन सा चरण है, पंचम चरण। तो प्रदत्त विश्लेषण। तो इस चरण से प्राप्त प्रदत्तों का सांख्यिकीकरण विश्लेषण जैसे प्रतिशत, ग्राफ आदि का प्रयोग करके किया जाता है। आपसे पूछा जाएगा क्वेश्चन में कि प्रतिशत और ग्राफ का प्रयोग है क्रियात्मक के किस चरण में करते हैं। तो किस चरण में करते हैं हम, पंचम चरण में करते हैं, पांचवें चरण में करते हैं। तथा शोध कार्य के पूर्व तथा पश्चात की स्थिति का तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है, ठीक है। ये हमारा पंचम चरण है। आगे चलते हैं, अब देखेंगे षष्ठम चरण देखेंगे। और तो षष्ठम चरण क्या है, षष्ठम चरण निष्कर्ष है। क्या है, निष्कर्ष है। तो प्रदत्तों के विश्लेषण के परिणामों के आधार पर निष्कर्ष का प्रतिपादन किया जाता है।
यह निष्कर्ष केवल नवीन जानकारी ही नहीं देता अपितु उन क्रियाओं की ओर भी संकेत करता है जिनसे समस्या का समाधान किया जा सके। निष्कर्ष का सैद्धांतिक के बजाय क्या है? निष्कर्ष का सैद्धांतिक के बजाय व्यवहारिक है। कैसा है? व्यवहारिक है। ठीक है, ये दो बार हो गया, एक बार होगा। तो स्वरूप प्रक्रिया किया जाता है। ठीक है, इसका कैसा स्वरूप प्रस्तुत किया जाता है, क्योंकि इसके आधार का क्रियाओं में सुधार तथा परिवर्तन लाना है। इसका आधार क्या होता है? क्रियाओं में सुधार लाना और क्या लाना? परिवर्तन लाना। ठीक है, तो यहाँ पर आप षष्ठ जो 6 चरण थे आप समझ गए होंगे। तो हमारे इसके कितने चरण होते हैं? हमारे इसमें जो होते हैं, आपसे पूछा जाए क्रियात्मक शोध के चरण कितने हैं? तो टोटल आप कितने बताएंगे? 6 चरण हैं। कितने हैं? 6 हैं, तो जो अभी हमने पढ़े थे। ठीक है, तो आगे चलते हैं। इसके बाद अब हम जानेंगे, और इसके बाद हम इसके देखेंगे उपकरण देखेंगे। क्या देखेंगे? उपकरण या उदाहरण कह सकते हैं आप इसे। ठीक है, तो साक्षात्कार, प्रश्नावली, अवलोकन जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था, और परीक्षण, निर्धारित मापनी, और समाजमिति क्या है? समाजमिति है। इसके बाद है संचय अभिलेख। ये सब क्या होते हैं? ये उदाहरण होते हैं, या आप इसे उदाहरण ना कह के आप इसे उपकरण भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? आप इसे उपकरण भी कह सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हमने क्रियात्मक शोध को बहुत अच्छे से कंप्लीट किया है। आपको क्लास कैसी लगी है कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें, और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और जो है मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ये ज़रूर बताना आपको इसमें कौन कौन से टॉपिक जो हैं अच्छे से समझ में आ गए हैं, और अगर आपको आता है तो क्वेश्चन आप इजीली करके आ सकते हैं पेपर में। तो इस चैप्टर को आप हल्के में ना लीजिए। क्रियात्मक शोध से भी काफ़ी क्वेश्चन बने हुए हैं। आप प्रीवियस ईयर उठा के देखिए, इसका उद्देश्य, इसका अर्थ, इसकी आवश्यकता, यहाँ तक कि इसके चरण से भी क्वेश्चन आए हुए हैं। कभी कभी जो है फर्स्ट चरण के बारे में पूछा गया है, और थर्ड चरण या फोर्थ चरण के बारे में पूछ लिया गया है। ठीक है, और इसके उपकरण भी पूछे जाते हैं कि क्रियात्मक शोध के उपकरण बताइए। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे टारगेट एग्जाम ओनली को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपने बेल आइकन को अच्छे से प्रेस कर लीजिए, ताकि आपको हमारी क्लासेस का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिल जाए, और आप हमारी क्लास में टाइम से आ सकें। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। कल फिर से हाजिर होंगे आपके साथ एक नए टॉपिक के साथ। ओके।